Hello students, in our last class we have discussed about the classification of the colloids and the preparatory method for their synthesis. Now today I will discuss about the purification of the colloidal solution. मतलब suppose I have a colloidal solution with some impurity. So how can we remove the impurity and how can we get the pure colloidal solution? Okay, so in this topic mainly I will discuss about the dialysis, electrodialysis, ultrafiltration. Okay, so first of all I am just going to start with dialysis. What is that? Dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. Okay, so dialysis is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution. मतलब यहाँ पर जो dissolved solution that is actually the impurity, तो इसको हम लोग को remove करना है from a colloidal solution by means of diffusion. Diffusion तो हम लोग जानते ही है, diffusion और osmosis. तो diffusion method को use करके हम लोग colloidal solution के अंदर जो impurity है, ठीक है, उसको हम लोग remove करेंगे थ्रू अ सुइटेबल मेम्ब्रेन. इसके लिए हम लोगों के पास एक मेम्ब्रेन होना चाहिए. ठीक है, हम लोग जानते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जब हम लोग ऑस्मोसिस करते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, बाय मींस ऑफ द डिफ्यूजन करना है थ्रू अ सुइटेबल मेम्ब्रेन. सिंस पार्टिकल्स, दैट इज द आयंस और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन अ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और parchment paper or cellophane sheet but not the colloidal particles. The membrane can be used for the dialysis. तो यहाँ पर जो membrane को हम लोग यूज करेंगे mainly animal membrane और parchment paper और cellophane paper, ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं. क्यों इसको हम लोग यूज करेंगे? क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल का जो रेंज होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, ये इसके अंदर से पास नहीं कर सकता है. बट जो पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व्ड है, कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल डिजॉल्व्ड है उसका साइज इससे स्मॉल होता है. तो ये सब पार्टिकल्स, मतलब जो इम्प्योरिटी है, ये पार्चमेंट और सेलोफेन पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर सकता है. ठीक है, तो ये सबको हम लोग डायलिसिस के लिए यूज कर सकते हैं. The apparatus used for this purpose is called the dialyzer. Okay, तो इसमें जो apparatus हम लोग use करते हैं that is known as the dialyzer. A bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing. The molecules and ions diffuse through membrane into the outer water and pure colloidal solution is left behind. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए बैग ऑफ सुइटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कॉलोइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल. सपोज मैं एक बड़ा बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर जो पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन शीट से जो मेरा बना हुआ है उसके अंदर हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन विद इम्प्योरिटी को डाल दे, मतलब डाल के उस बीकर में हम लोग. अभी क्या करना है, उस बीकर में कंटिन्यूअस वाटर फ्लो करना है, वाटर दे देना है. और हम लोग क्या देखेंगे, जब वाटर फ्लो हो जाएगा वहाँ पर फ्रेश वाटर का जब फ्लो उसमें चलता रहेगा तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब जो इम्प्योरिटी है वो डिफ्यूज करके मेम्ब्रेन से आउटर वाटर जो है उसमें आ जाएगा. तो ऑब्वियसली जो मेम्ब्रेन होगा उसके अंदर आफ्टर सम टाइम्स हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा. और बाहर का जो, मतलब जहाँ पर फ्रेश वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो इम्प्योरिटी है इसका साइज कॉलोइडल पार्टिकल से कम है, मतलब आयंस हो गया या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है वो सब चीज
बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन के अंदर मतलब जो मेम्ब्रेन वाला जो बैग है उसके अंदर सिर्फ कोलॉइडल प्योर सोल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द डायलिसिस एंड दिस इज अ वेरी वाइडली यूज्ड मेथड टू प्यूरिफाई द कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो और एक बार इसको सुन लो कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस which is actually the impurity from a colloidal solution by means of the diffusion through a suitable membrane. So what are the membranes can we use for this purpose? Mainly we can use the enamel membrane like bladder or parchment paper or cellophane sheet. Okay, तो ये इसको हम लोग जो apparatus में ये चीज़ होता है उसको हम लोग dialyzer बोलते हैं. So first of all we have to take a bag which is actually made of the parchment paper or cellophane sheet, and we have to pour the colloidal solution with impurity into it, and then we have to place it a large beaker or any container, and outside of that bag we have to continuously flow the fresh water, and when we are flowing the fresh water through this membrane, then we can see that the impurity with means having size of less than 1 to 1000 nanometer, they can removing out from the bladder, and they just mixed with the outer water, and we kept the pure colloidal solution into this bag. Okay, so that is actually the dialysis process. Next process for purifying the colloidal solution, that is the electrodialysis. Okay, so what is that, the electrodialysis? Ordinarily the process of dialysis is quite slow. तो ऊपर में हम लोग जो dialysis के बारे में डिस्कस किए, that process is quite slow. It can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. Okay, तो जो डायलिसिस प्रोसेस हो रहा है ये बहुत स्लो होता है. सपोज मेरे पास जो colloidal solution है उसमें जो impurity है that is only the electrolyte. ठीक है, तो अगर only electrolyte होगा impurity, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई किया तब हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेथड ऑफ डायलिसिस है that would make faster. Okay, so it can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. The process is then named electrodialysis. तो mainly यहाँ पर क्या हो रहा है, in this method we are applying the electric field, and by applying the electric field we are purifying the colloidal solution and removing the impurity which is only an electrolyte. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. So the same method is there also. Okay, the colloidal solution you have to place in a bag with suitable membrane, means which I have already discussed, like enamel membrane, parchment paper or cellophane paper, and while the pure water is taken outside, the same method. Electrodes are fitted in the compartment. So this thing is new here. We have to fit electrodes in the compartments. Means here we are mainly talking about a large beaker or container, and in that container we have to place the electrodes, and we have to connect these electrodes through the outer electrical circuit, and we have to apply the electric field into it. The ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged electrodes. ठीक है, तो उसके अंदर अगर NaCl या समथिंग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो colloidal solution में डिजॉल्व था, वो क्या करेगा, जब उसमें हम लोग बाहर से वाटर को फ्लो करेंगे और बाहर में तो इलेक्ट्रोड रख देंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि Na+ वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और Cl- वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा. तो ऑब्वियसली इस मेथड यूज करके हम लोग
जल्दी से हाँ कोलोइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि it can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the pure colloidal solution is only an electrolyte. So that point is very important. The process is then named the electrolysis. The colloidal solution is placed in a bag of suitable membrane while pure water is taken outside. Electrodes are fitted in the compartment. Cathode and anode obviously there. One is positive electrode and another one is should be negative electrode, and then we have to connect these electrodes through the outer circuit and we have to apply the electric field into it. The ions present in the colloidal solution migrate out to the oppositely charged electrodes, and in this way we can purify the colloidal solution, and that method is known as the electrodialysis. Okay, so ये बहुत ही प्रैक्टिकल वे है। जब ह्यूमन बॉडी में जो हम लोगों के पास जो किडनी रहते हैं, जब वो फेलियर हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में डायलिसिस होता है। दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोडायलिसिस। उसमें क्या होता है कि हम लोग का बॉडी का जो ब्लड है उस ब्लड को हम लोग सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, तो बॉडी में जो ब्लड जो है, जब हम लोग का किडनी का फंक्शन खराब हो जाता है तो ब्लड के अंदर ब्लड में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्रिएटिनिन और एनी अदर सॉल्ट्स जो यूरिन से पास नहीं हो पा रहा है वो हम लोग का ब्लड में घुल जाए। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो प्योर ब्लड जो है दैट इज एक्चुअली या कोलोइडल सोल्यूशन। तो उससे जो इम्प्योरिटी जो रहता है दैट इज मेनली मेड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है, प्लस चार्ज वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाता है और माइनस चार्ज वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में जाता है, और अल्टीमेटली हम लोग का बॉडी का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाता है इस मेथड से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर practical application. Okay, so the next point, that is the ultrafiltration. Ultrafiltration is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles. तो इसमें भी लगभग जैसे हम लोग बोल रहे थे पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन पेपर या एनिमल ब्लडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करके यूज़ कर सकते हैं। तो सेम चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड द soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters. Thus, by using ultrafilter paper, the colloidal particles are separated from rest of the materials. तो यहाँ पर मेनली हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को यूज करके जस्ट लाइक डायलिसिस या मेथड लगभग सेम ही है, जस्ट यहाँ पर हम लोग पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन पेपर ये सब यूज ना करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और ये पेपर हम लोग यूज करके कोलोइडल पार्टिकल में जो डिजॉल्व सॉल्वेंट या सॉल्युबल सॉल्यूट्स है उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं from the colloidal solution. तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस। जैसे हम लोग डायलिसिस में देख रहे थे वैसे ही अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस। इसीलिए ये जो स्लोनेस है रिएक्शन का मतलब मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन का, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड अप्लाई किए जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। टू स्पीड अप द प्रोसेस प्रेशर और सक्शन इज अप्लाइड। तो इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग प्रेशर या सक्शन ये दोनों चीज में कोई एक अप्लाई करते हैं। द कोलोइडल पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्राफिल्टर पेपर आर देन स्टर्ड विद फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम और सॉल्वेंट टू गेट अ प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन पेपर से हम लोग वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ जो भी इम्प्योरिटी था उसको जब हम लोग प्यूरिफिकेशन जब उसका हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि एक साइड में सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल्स का जो डिस्पर्शन मतलब जो डिस्पर्स फेज है वो एक साइड में रहेगा और एक साइड में इम्प्योरिटी चला जाएगा। तो जो डिस्पर्स फेज है उसमें हम लोग
फ्रेश डिस्पर्शन मीडियम, मतलब जो सॉल्वेंट है उसको हम लोग डालते हैं और हम लोग के पास प्योर कॉलॉइडल सोल्यूशन हम लोग को मिल जाता है। तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। बाकी मेथड लगभग डायलिसिस की तरह ही है। तो ये जो हम लोग अभी तक जो डिस्कस किए, दैट इज द प्यूरिफिकेशन of the colloidal solution। mainly three methods है, that is first one is the dialysis, that is slow process, और यहाँ पर parchment या cellophane या animal membrane हम लोग यूज करते हैं। next is the electrolysis, the method is similar to the dialysis, but here we are applying the electric field to make faster the dialysis process। and the last one, that is the ultrafiltration, that is also slow, and in this process we are mainly using the ultra filter paper to speed up the process। here we are applying the pressure or suction। ठीक है, तो ये तीन मेथड से हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन को। नेक्स्ट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एवरीबॉडी वी नो द कॉलिगेटिव properties। mainly four properties are there। first one is the elevation of the boiling point, second one is the depression of the freezing point, third one is the lowering of the vapor pressure, and the fourth one is the osmotic pressure। तो ये हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, colloidal particles being bigger aggregates, the number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to a true solution। hence the values of colligative properties are of small order as compared to values shown by true solution at same concentration। ठीक है, तो अगर मैं सेम कंसंट्रेशन का कोई सोल्यूशन ले लिया और एक में कॉलॉइडल सोल्यूशन है, तो अगर दोनों को मैं देखूँ तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स का डायमीटर लार्ज होता है देन द ट्रू सोल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है उससे। तो उसमें इसीलिए क्या होता है कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल जो उसका नंबर कम होता है, बट ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल का नंबर ज़्यादा होता है। और हम लोग जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द नंबर property which actually depends on the number of the particles, and for that reason the values of colligative properties, मतलब जो अभी हम लोग बोल रहे थे, जो 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए, तो द वैल्यूज ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर, उसका वैल्यू स्मॉल होता है, कम होता है फॉर द कॉलॉइडल सोल्यूशन rather than the true solution with same concentration। ठीक, नेक्स्ट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली क्या है, इसको थोड़ा सा देखो कि इफ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क is observed in the direction of light, it appears clear, and if it is observed from a direction at right angles to the direction of light beam, it appears perfectly dark। Colloidal solutions viewed in the same way may also appear reasonably clear or translucent by the transmitted light, but they show a mild to strong opalescence। मतलब यहाँ पर हम लोग स्कैटर्ड लाइट देख सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन अगर है उसमें सपोज मैं कोई टॉर्च का लाइट दिया हो, तो टॉर्च का लाइन का मतलब लाइट का जो लाइन होगा, देखोगे उस लाइन से ही वो एक साइड से और एक साइड में निकल गया। ठीक है, बट कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, सपोज मैं लाइट दिया टॉर्च का, इस सपोज या कोई भी लेज़र लाइट में दिया, तो वो परफेक्टली उसका जो लाइन है उस लाइन से वो नहीं जाता है, वो थोड़ा स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है दे शो अ माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग ओपलेसेंस, उसको हम लोग ओपलेसेंस बोलते हैं। ठीक, तो द पाथ ऑफ द बीम इज इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट। This effect was first observed by Faraday and later studied in detail by Tyndall and is termed as the Tyndall effect। The bright cone of the light is called the Tyndall cone। ठीक है, तो जो हम लोगों के पास कॉलॉइडल सोल्यूशन है और सपोज कोई एक मेरा ट्रू सोल्यूशन है, तो ट्रू सोल्यूशन और कॉलॉइडल सोल्यूशन में सपोज मैं लेज़र लाइट पास कर रहा हूँ, तो जब मैं लेज़र लाइट पास करूँगा तो उसका जस्ट राइट एंगल से अगर तुम देखोगे तो ट्रू सोल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट एक लाइन ऑफ लाइट हम लोग देख सकते हैं, बट इन केस ऑफ द कॉलॉइडल सोल्यूशन
उसमें क्या होगा, सपोज मैं लेज़र लाइट मार रहा हूँ तो हम लोग देखेंगे कि वो जो लाइट जो जा रहा है, अगर मैं राइट एंगल से देखूँ तब मैं देख सकता हूँ कि वो लाइट एकदम उसका जो लाइन है उसके बराबर नहीं जाता है, उसमें थोड़ा स्कैटर्ड होता है, उसमें थोड़ा ऑपोलेसेंस होता है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है ये फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे फेराडे और उसके बाद डिटेल में स्टडी किए थे टिंडल, एंड फॉर दैट रीजन that is termed as the Tyndall effect. The Tyndall effect can be observed during the projection of picture in the cinema hall due to scattering of light by dust and smoke particles present there. क्योंकि एयर में हम लोग जानते ही हैं कि डस्ट रहता है, उसके साथ साथ स्मोक पार्टिकल्स भी रहता है। तो सिनेमा हॉल में अगर तुम लोग ऑब्वियसली गए तो हो, तो वहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि पीछे से लाइट देता है और जो हम लोग के सामने में जो स्क्रीन रहता है उसमें जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट टोटली उस पाथ को मतलब क्या बोलेंगे जाने के बाद जब वो स्क्रीन में आता है तब हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग टोटली जो पिक्चर है उसको हम लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर क्यों ऐसा हम लोग मेनली देखते हैं, क्योंकि जो लाइट का सोर्स है और जो स्क्रीन है इसका बीच में जब लाइट पास कर रहा है उसके बीच में डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल्स रहता है, तो उस डस्ट और स्मोक पार्टिकल से वो लाइट स्कैटर करता है, ठीक है। सो दैट इज द वन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द Tyndall effect. So Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. The first one, that is the diameter of the dispersed particle is not much smaller than the wavelength of the light used, and the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. ये two condition satisfy करना है तभी हम लोग Tyndall effect देख सकते हैं। तो Tyndall effect mainly हम लोग colloidal solution के लिए तो देखते ही हैं, और ऐसे ही अगर हम लोग जैसे सिनेमा हॉल के जैसे बात किए, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर भी लाइट पास हो रहा है और लाइट हम लोग स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, तो स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो जब कवर कर रहा है तो उसके बीच में जो डस्ट पार्टिकल है जो एक्चुअली कॉलॉइडल पार्टिकल है, तो उसमें लाइट स्कैटर कर रहा है, मतलब ओपलेसेंस प्रोसेस हो रहा है और उसके कारण हम लोग बिग स्क्रीन में उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो जो कंडीशन है, फर्स्ट वन इज द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, मतलब डस्ट पार्टिकल हो, स्मोक पार्टिकल्स हो या जो कॉलॉइडल पार्टिकल है, उसका क्या होगा, दैट डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ओके। और एक क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, दैट इज साइन आई बाई साइन आर, जो फिजिक्स शायद तुम लोग रीड किए ही हो। So the refractive indices of the dispersed phase and the dispersion medium differ greatly in magnitude. That point is also important. Next is the charge on the colloidal particles. Okay, the charge on the colloidal particles. Colloidal particles always carry an electric charge. The nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution and may be either positive और नेगेटिव। पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है, पॉजिटिव के एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना Al2O3, क्रोमियम ऑक्साइड Fe2O3 एक्सेट्रा। और नेगेटिव लाइक मेटल्स लाइक कॉपर, सल्फर, गोल्ड, सॉल्ट्स। तो कोलॉइडल सोल्यूशन का अलग अलग चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव में जैसे हम लोग एल्यूमिना, क्रोमियम ऑक्साइड, Fe2O3 ये सब होता है। नेगेटिव में मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सॉल्ट, ये सब नेगेटिव कॉलॉइड्स का एग्जाम्पल। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सपोज व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, मतलब Ki, the precipitated silver iodide, obviously AgI form होगा, तो जो precipitated silver iodide absorbs the iodide ions from the dispersion medium, okay, so it will form AgI slash I minus, okay, it will form AgI slash I minus, so obviously it should be negatively charged. However, when Ki solution is added to AgNO3 solution, just
रिवर्स कर दो, जब हम लोग AgNO3 को Ki में डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, AgI फॉर्म हो रहा है और I माइनस को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि I माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा था वहाँ पर, Ki में हम लोग AgNO3 ऐड करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, when Ki solution is added to AgNO3 solution, मतलब AgNO3 का अमाउंट ज़्यादा है, उसमें मैं Ki डाल रहा हूँ, which results positively charged salt due to absorption of Ag plus ions from the dispersion medium। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी AgI फॉर्म होगा, बट AgNO3 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए Ag प्लस आयंस को एब्जॉर्ब करेगा और उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को अच्छा से याद रखना है कि मैं कैसे कॉलोइडल पार्टिकल्स को सिंथेसाइज कर रहा हूँ, वो सिंथेटिक मेथड जो है उसके हिसाब से उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है। मतलब AgNO3 को जब मैं Ki में डाला तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और Ki को जब AgNO3 में डाला तो AgI सॉल्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो। तो प्रिपरेटरी मेथड्स के ऊपर डिपेंड करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और एक एग्जांपल देखो, इफ FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, सपोज FeCl3 को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में मैं डिजोल्व कर रहा हूँ, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओके, मतलब Fe2 इज फॉर्म ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3+ आयंस। यहाँ पर क्या होगा, इफ FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, तो जाके क्या होगा, जो Fe2 बन रहा है वो Fe3+ को एब्जॉर्ब करेगा और पॉजिटिवली चार्ज करेगा। However, when ferric chloride means FeCl3 is added to NaOH, वाटर नहीं, अभी कहाँ डाल रहा हूँ, NaOH में डाल रहा हूँ, a negatively charged salt is obtained with adsorption of OH minus आयन, क्योंकि वहाँ पर NaOH में OH माइनस ज़्यादा है, तो Fe2 क्या करेगा, OH माइनस को एब्जॉर्ब करेगा और उसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो प्रिपरेटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिंथेसाइजिंग द चार्ज्ड कॉलोइडल सॉल्ट्स या कॉलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन है। तो आज के क्लास में मैं मेनली जो डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी प्यूरिफाई द कॉलोइडल सॉल्यूशन लाइक डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द colloidal solution, first one is the colligative properties, next tintal effect, and then charge on the colloidal particles. Okay, so in our next class I will start with the zeta potential, means what is the charge of the colloidal particles, how can we measure the charge of the colloidal particles. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।